तो हमने संस्कृत व्याकरण में पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसका नाम है पद परिचय है। पद परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं शब्द। शब्द है किसे कहते हैं? शब्द है वर्णों का ऐसा संगठन या समूह है जिसका निश्चित अर्थ होता है। मतलब निश्चित अर्थ वाला वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे हरीश है, अद्य, संप्रति, कमलः आदि। पद है सुप्तिङन्त है। पदम शब्दों के मूल रूप को प्रतिपादिक कहते हैं। तो शब्दों का जो मूल रूप होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक। उनके साथ सुप आदि 21, प्रत्यय अतिड़ 18। प्रत्यय लगने पर वे पद बन जाते हैं। मतलब सुप प्रत्यय तो 21 और तिड़ प्रत्यय 18 ये लग जाते हैं, तब वो क्या बनते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे कि रामः भवति, गुरुवे पठिष्यति आदि। तो पद के भेद देखते हैं हम। पद के कितने भेद होते हैं? देखिए बोर्ड पे लिखा है मैंने। पद के 2 भेद होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद क्या होते हैं? ऐसे शब्द या पद जिनमें काल, लिंग, पुरुष, वचन एवं विभक्तियों के अनुसार विकार होता है, परिवर्तन होता है, वे विकारी पद कहलाते हैं। जैसे लता लतायाः, पठति पठिष्यति, एकः एका, वद वदतु आदि। विकारी पद को भी 2 भागों में बांटा है, सुबंत और तिङन्त। तो सुबंत में क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सुबंत में आते हैं। इसमें 21 सुप प्रत्यय लगते हैं। इसमें सुप प्रत्यय लगते हैं जिनकी संख्या 21 है। तो जिसके अंत में सुप आदि प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। और तिङन्त में क्या होता है? ती, तह, अंति आदि प्रत्यय लगते हैं। इन्हें तिङन्त पद कहते हैं। तो जो भी क्रियापद होते हैं वो तिङन्त में आते हैं। क्रियापद का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। और जो प्रातिपदिक जो होते हैं वो प्राय धातुओं से ही बनते हैं। जो भवति, भवतः है, पठिष्यति, पठतः है, ये सब क्या हैं? ये क्रियापद ही हैं। तो देखते हैं धातुओं का विभाजन 10 गणों में निहित है। अब देखते हैं हम अविकारी पद। अविकारी पद के भी 2 भेद होते हैं, निपात और अव्यय। निपात और अव्यय का रूप जो होता है वो हमेशा एक सा रहता है। बोर्ड पे देखिए निपात और अव्यय। देखिए पदों को 2 भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी। फिर विकारी पद जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सुबंत और तिङन्त। सुबंत इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सम्मिलित होते हैं और इसमें सुप आदि प्रत्यय लगते हैं। और तिङन्त में क्या होता है? ती, तह, अंति आदि प्रत्यय लगते हैं। फिर है अविकारी पद। निपात और अवयव 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो ये दोनों जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और इनका प्रयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। फिर हम देखते हैं सार्थक पद और निरर्थक पद। सार्थक पद होते हैं ऐसे पद जो अर्थ बताते हैं। अर्थ वाले पद होते हैं सार्थक पद और बिना अर्थ वाले पद होते हैं निरर्थक पद। फिर हम प्रत्यय और उपसर्ग में आते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। तो ये चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट हिंदी के जैसे ही चल रही है। आगे आ जाओ वचन में। वचन को 3 भागों में बांटा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक संख्या के लिए, 2 के लिए द्विवचन और 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन। फिर हम बात करें पुरुष की। पुरुषों को यहाँ 3 भागों में बांटा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष आता है वक्ता के लिए, श्रोता के लिए हम उपयोग करते हैं मध्यम पुरुष का और बाकी अन्य के लिए प्रथम पुरुष का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें लिंग की। लिंग को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष के लिए पुल्लिंग, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग और अन्य के लिए नपुंसकलिंग। और हम इसमें बात करें संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, कारक की, तो ये सब क्या है? बिल्कुल हिंदी के समान ही है। संज्ञा पद की बात करें तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु या स्थान के नाम वाले शब्दों को
संज्ञा पद कहा जाता है। जैसे बालक है, मोहन है, हरि, मयूर है आदि। सर्वनाम पद की बात करें तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अहम, त्वम, सह, ता एक्सेट्रा। उसके बाद हम विशेषण पद, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे कृष्ण है मतलब काला, पीतः मतलब पीला, बुद्धिमान है आदि। अब हम कारक की बात करें इसमें, तो कारक में क्या होता है? वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, वाक्य में जो भी क्रिया है उसके साथ जिसका संबंध होता है वो क्या होता है? कारक होता है। अर्थात क्रिया के जनक को ही कारक कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं क्रिया का जो जनक होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है। फिर अब हम बात करें लकार की, तो लकार देखिए, वैसे तो लकार को मनोभावों के आधार पर 10 भागों में, समय और भावों के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं लकार। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। तो लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल के लिए प्रयोग आता है। भूतकाल को संस्कृत में लड़ लकार कहते हैं और भविष्य काल को संस्कृत में लृट लकार कहते हैं। आज्ञार्थक के लिए लोट लकार और प्रेरणार्थक के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें स्वरांत पद की, तो ऐसे पद, स्वरांत पद, तो ऐसे पद जिनके अंतिम वर्ण में स्वर मिले हों तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वरांत पद कहते हैं। जैसे राम देख लो आप, राम में क्या होता है? रा प्लस मैं है ना, और मैं पूरा किससे है? ऐसे है। तो क्या हो रहा है? पीछे स्वर आ रहा है अंत में, तो ये स्वरांत पद हो गए। और इसको भी कितने 6 भागों में बांटा है। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत। तो अकारांत में क्या होता है? पीछे अंत में अ आता है, जैसे राम है, श्याम है। आकारांत में क्या होता है? जो अंतिम पद होता है वहाँ आ खत्म, आ पद आता है, आस आता है इसमें, जैसे लता, माला, सीता। फिर हम बात करें इकारांत की, मतलब छोटी ई वाला इकारांत, तो इसमें क्या होता है? पीछे छोटी ई, जैसे हरि, कवि। फिर बात करें हम इकारांत, इकारांत में क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा इस पे ख़त्म होता है, बड़ी ई पे ख़त्म होता है इकारांत। जैसे नदी, धात्री, सुधी, स्त्री, लक्ष्मी। फिर हम बात करें उकारांत, उकारांत की बात करें तो इसमें क्या होता है? छोटी ऊ पे ख़त्म होता है, जैसे हम गुरु, मनु आदि। और उकारांत इसमें क्या होता है? बड़े ऊ पे, वधु, चमू आदि। तो जिस स्वर पे ये ख़त्म हो रहा है उसी पे इसका नाम हो रहा है। अकारांत ए पे, आकारांत आ पे, इकारांत छोटी ई पे, ईकारांत मतलब बड़ी ई पे, उकारांत ऊ पे। ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं व्यंजनांत पद। तो नाम से ही पता चल रहा है व्यंजनांत मतलब जो पद व्यंजन पर ख़त्म हो रहे हैं, बिना स्वरों के व्यंजन है यहाँ पे। व्यंजनांत में क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें व्यंजनांत पद या फिर हलंत भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर का प्रयोग नहीं होता है जब व्यंजन के साथ, तो वहाँ पीछे क्या लगता है? फिर हलंत लगता है, तो हम इनको हलंत भी कह सकते हैं। और फिर व्यंजनांत के अंतर्गत भी देखो, चकारांत, सकारांत, शकारांत, शकारांत, जकारांत, तकारांत, नकारांत, दकारांत, धकारांत और अकारांत। ये इसको भी 10 चीज़ें बताई है इसके अंदर भी। तो मतलब बेसिक है ये, आपका पद के बारे में बताया है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके लिए संस्कृत से रिलेटेड है, बाकी तो हिंदी के जैसा ही है। और ये चीज़ें आपने 6 और 7th में भी पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका पाठ पद परिचय। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।